द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अब मध्य प्रदेश में भी चाणक्य नीति देखने को मिलेगी। इंदौर में बूथ संकल्प विजय अभियान को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बीजेपी की ओर से चुनावी गाइडलाइन तय कर दी है। शाह साफ संकेत दे गए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मोदी और शिवराज सरकार के काम गिराकर वोट मांगेगी, तो दिग्विजय और कमलनाथ के कारनामों को लेकर वो जनता के बीच कांग्रेस की घेराबंदी करने से भी नहीं चूकेगी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। इंदौर में बूथ विजय संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बीजेपी की ओर से चुनावी गाइडलाइन भी तय कर दी है। शाह साफ संकेत दे गए हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मोदी और शिवराज सरकार के काम गिनाकर वोट मांगेगी, तो दिग्विजय और कमलनाथ के कारनामों को लेकर वो जनता के बीच कांग्रेस की घेराबंदी करने से भी नहीं चूकेगी। शाह ने अपने भाषण में यही समझाने की कोशिश की कि मोदी और शिवराज सरकार के काम से मध्य प्रदेश कैसे विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा और इससे पहले दिग्विजय सिंह के राज में कैसे बदहाल था और 1.5 साल का कमलनाथ का कार्यकाल भी किस तरह बदनाम रहा। शिवराज जी ने गरीब कल्याण की 51 से ज्यादा स्कीमें ऐसी थी जो शिवराज जी ने शुरू की और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। मध्य प्रदेश में उनके समय में कोई नई इंडस्ट्री तो नहीं आई, जो कोई इंडस्ट्री आई मोदी जी और शिवराज जी लाए, मगर इन्होंने एक इंडस्ट्री चालू कर दी, ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर चालू कर दी। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमान बंटा धार का शासन याद कराने का अनुभव केवल और केवल 1.5 साल के अंदर करा दिया। दुनिया में आज भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कई मामलों में मोदी जी आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हम सब आनंदित और प्रसन्न हैं। लेकिन एक कष्ट है मेरे मन में, पहले भी कांग्रेस ने कबाड़ा किया मध्य प्रदेश का, और जब 1.25 साल के लिए कमलनाथ आए तब क्या हाल था मेरे भाई। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ठप्प करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। एक नहीं अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी की धरती पर मध्य प्रदेश के लागू नहीं करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। अमित शाह की सभा के बाद बीजेपी का प्रदेश संगठन भी संकेत दे रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से शिवराज सरकार पर आक्रामक है, बीजेपी भी दिग्विजय और कमलनाथ सरकार की याद दिलाकर जनता को दोनों पार्टियों की सरकार के कामकाज का अंतर समझाएगी। यही उसकी चुनावी रणनीति होगी। इसके साथ ही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी उसके चुनावी हथियार होंगे। भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव का आगाज कर दिया है और माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 51% वोट का संकल्प लेकर के चलना। माननीय अमित शाह जी ने कहा कि मिस्टर करप्शन नाथ की सरकार मिस्टर बंटाधार के इशारे पर चल रही थी। इन सारी बातों को जनता के बीच ले जाकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विजय के संकल्प के साथ जुटा है और लगातार अब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता बूथ के विजय को लेकर के आगे बढ़ रहा है। उधर कांग्रेस इसे बीजेपी की हार की हताशा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह हो या शिवराज, इनके पास केंद्र और राज्य सरकार के कोई काम गिनाने लायक तो है ही नहीं। ऐसे में विपक्ष को कोस रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि सत्ता पक्ष को अपनी खूबियां गिनाने से ज्यादा जोर विपक्ष की दशकों पुरानी सरकार की खामियां ढूंढने में लगाना पड़ रहा है। और आज 2 दशक की शिवराज सरकार उपलब्धियों के नाम पे कुछ भी नहीं, इसलिए जनता के सामने जाने के लिए इतिहास में दुष्प्रचार करने जाना पड़ रहा है। कुछ भी कर लीजिए, चुनाव हारना बीजेपी का तय है। मुद्दे जनता ने तय किए हुए हैं, चुनाव उन्हीं पे होगा। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई विकट बन रही है। इसमें न तो सत्ता पक्ष की लहर नजर आ रही है और न ही विपक्ष में तेज हवा। ऐसे में पूरा चुनाव मैनेजमेंट पर फोकस हो रहा है। बीजेपी डबल इंजन के फार्मूले पर चुनाव में उतर रही है।
जिसमें वो मोदी और शिवराज सरकार के काम गिनाकर फिर से जन आशीर्वाद मांग रही है। कांग्रेस दोनों सरकारों की खामियां गिनाने में जुटी है। ऐसे में पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी कांग्रेस की पिछली सरकारों को निशाने पर ले लिया है। देखना यह है कि किसकी रणनीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और दल बदल का दौर चल रहा है। इसी दल बदल के बीच बीजेपी के नेताओं की एंट्री को लेकर एक नई व्यवस्था बनाई है। बीजेपी में एंट्री के पहले नेताओं कार्यकर्ताओं के बैकग्राउंड की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है। इस टोली में मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और दल बदल का दौर चल रहा है। इसी दल बदल के बीच बीजेपी ने नेताओं की एंट्री को लेकर एक नई व्यवस्था बनाई है। बीजेपी में एंट्री के पहले नेताओं कार्यकर्ताओं के बैकग्राउंड की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है। इस टोली में मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। न्यू ज्वाइनिंग टोली यह तय करेगी कि जो नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होने वाले हैं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, यौन अपराधों जैसे संगीन मामलों में आरोपी तो नहीं है। पार्टी में एंट्री के पहले छवि का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि बीजेपी में शामिल होने के इच्छुक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम शिवराज सहित पार्टी के किसी सीनियर नेता के खिलाफ बयानबाजी तो नहीं की है। इसके साथ ही पार्टी की टीम उस नेता का सोशल मीडिया अकाउंट भी देखेगी। छानबीन कोई कमेटी नहीं है, बाकी तो पार्टी में शामिल होने के लिए काफी लोग उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये विचार आता ही है मन में कि पुराने कार्यकर्ता का मान न घटे और अगर पार्टी में आना चाहे तो सबका स्वागत है। लगातार काफी लोग प्रयास कर रहे हैं पार्टी में आने का और सबको लेने का प्रयास जारी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं आशा भरी नजर से, और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए ज्वाइन कराएंगे। नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को भाजपा में कोई जगह ही नहीं है। जो देश के लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है, प्रदेश के विकास में काम करना चाहता है, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। बीजेपी की इस पहल को कांग्रेस राजनीतिक ढोंग कह रही है। कांग्रेस ये कहते हुए तंज भी कस रही है कि क्या बीजेपी इससे पहले आए विधायकों का भी वेरिफिकेशन कराएगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी दिखावे के लिए ऐसी कमेटियां बना रही है। चुनावी फायदे के लिए वो किसी को भी पार्टी में ले सकती है। कोई पुलिस में भर्ती हो रही है क्या? पुलिस में भर्ती होती, जांच होगी, स्क्रीनिंग होगी, ये होगी। ये पॉलिटिकल पार्टी में तो पहले तो जो 35 लोग गए थे कांग्रेस सरकार के, इनकी स्क्रीनिंग करो फिर से और फिर बताओ कि इनकी क्या रेटिंग है। उसके बाद ये स्क्रीनिंग और ये बाकी की बात करें। ये सब झूठ बोलने के अलावा, इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कोई काम नहीं इनके पास। बीजेपी सर्वग्राही सर्वस्पर्शी सदस्यता की बात करती है, मतलब सब तक पहुंचो, सबको ग्रहण करो। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी पार्टी के अंग बन जाते हैं जो भ्रष्टाचार, अनैतिकता के आरोप से घिरे होते हैं। इसी के चलते बीजेपी को सारे दाग धो डालने वाली वॉशिंग मशीन तक कहा जाने लगा था। अपनी इसी छवि को बदलने के लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। अब देखने लायक ये होगा कि ये टोली नकारात्मक छवि वाले नेताओं की एंट्री रोक पाती है या सब पहले की तरह ही चलता रहता है। मध्य प्रदेश में चुनाव का औपचारिक शंखनाद भले न हुआ हो, पर घमासान शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज रण में उतर चुके हैं। बीजेपी ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अपनी पूरी टीम ही मैदान में उतार दी है, तो वहीं बीजेपी में संभागीय बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव का औपचारिक शंखनाद भले न हुआ हो, घमासान शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज रण में उतर चुके हैं। बीजेपी ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अपनी पूरी टीम ही मैदान में उतार दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी में संभागीय बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी दिग्गज एक के बाद एक जिलों में जाकर जमीनी हकीकत तलाश रहे हैं और हाईकमान को इनकी रिपोर्ट के बाद प्रत्याशियों का चयन शुरू हो जाएगा। मैदान में बीजेपी के दिग्गज 1 अगस्त
नरेंद्र सिंह तोमर रीवा संभाग। 2 अगस्त नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन संभाग। 2 अगस्त कैलाश विजयवर्गीय सागर संभाग। 3 अगस्त वीडी शर्मा रीवा और शहडोल संभाग। 4 अगस्त भूपेंद्र यादव ग्वालियर और चंबल संभाग। 4 अगस्त डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जबलपुर संभाग। इन नेताओं की दौरों और संभागीय बैठकों के बाद बीजेपी संभागीय सम्मेलन करने जा रही है, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय नेता शामिल होंगे। बीजेपी ने हर बूथ पर 51% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने का टारगेट रखा है। इसके तहत दिसंबर तक बीजेपी प्रदेश भर में अलग अलग रैली, बड़ी सभाएं और रोड शो जैसे आयोजन करेगी। इस दौरान बड़े नेताओं का भी मध्य प्रदेश में दौरा रहेगा और बीजेपी की टीम बूथ लेवल मैनेजमेंट के काम को मॉनिटर करेगी। बीजेपी ने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस फिलहाल अपनी चुनावी समितियों के गठन पर ही व्यस्त है। हालांकि कांग्रेस भी जबलपुर और ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा करा चुकी है, लेकिन सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे और शहडोल में राहुल गांधी का दौरा रद्द हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस इस पर आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी राजनीति से बाहर ही नहीं निकल पा रही है, ऐसे में वो चुनाव मैदान में कैसे उतरे। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सत्ता जाने की घबराहट है। देखिए, यही अंतर होता है जमीनी और हवाई नेताओं में, यही अंतर होता है नामदार और कामदार नेताओं में। और यही वो कारण था कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में भी वो जमीन पर नहीं उतरे और आज विपक्ष में भी वो जमीन से गायब है। भारतीय जनता पार्टी अपने सामूहिक नेतृत्व पे आज जमीन पर उतर चुकी है। संभागीय बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, बूथ समिति के अध्यक्ष और अर्धपन्ना प्रमुखों से बातचीत हो रही है और कमलनाथ जी दिल्ली में बैठ के रणनीति बना रहे हैं। तो ये कमलनाथ जी की जो रणनीति है वो सुनिश्चित करेगी कि वे अब दिल्ली या कोलकाता के वासी ही बने, मध्य प्रदेश उनको स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस को किसी की काट ढूंढने की जरूरत नहीं है। जनता खुद भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उनका बिस्तरा और बोरा गोल करके उनको रवाना करेगी। जहाँ तक कमलनाथ जी का दिल्ली दौरा है, मैं समझती हूँ कि तमाम कमेटियाँ बननी हैं, कुछ कमेटियाँ बन गई हैं, प्रचार प्रसार समिति बन गई है, इलेक्शन कमेटी बन गई है और आने वाले दिनों में जो नेताओं के दौरे भी बनने हैं, तमाम जो निर्णय लेने हैं उसके लिए मीटिंग्स हैं, इसलिए वो दिल्ली है। जब भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस बार जनता खुद उनको सबक सिखाएगी और इस भ्रष्ट सरकार को, इस माफिया सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। 1.5 दशक तक सत्ता में रहने के बाद पिछली बार बीजेपी मामूली सीटों के अंतर से सरकार बनाने से चूक गई थी। इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि उसने प्रदेश और देश के तमाम दिग्गजों को मोर्चे पर उतार दिया है। हालांकि दावा कांग्रेस इस अंदाज में चुनाव लड़ने का कर रही थी जिसमें वो कर्नाटक की तरह प्रदेश के सभी नेताओं के साथ देश भर के दिग्गजों के दौरे कराने वाली थी। देखना यह है कि कांग्रेस कब तक ऐसा कर पाती है और चुनावी जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले जातिगत जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर लगी रोक हटा ली है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस मसले को लेकर बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। इसको लेकर PCC चीफ कमलनाथ ने लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले जातिगत जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर लगी रोक हटा ली है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस मसले को लेकर बीजेपी को निशाने पर ले लिया। PCC चीफ कमलनाथ ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर कहा कि भाजपा जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करवाना चाहती थी, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने इस पर लगी रोक को हटाकर हर वंचित शोषित के लिए सामाजिक न्याय ही नहीं बल्कि आने वाले समय में आर्थिक न्याय का भी रास्ता खोल दिया है। कमलनाथ ने आगे कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग जब अपने अधिकारों के लिए मिलकर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो ये प्रभुत्ववादी सोच के गिनती के लोग सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली इस गिनती गणना के आगे कहीं नहीं टिकेंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना सबके हक की आनुपातिक हिस्सेदारी की राह खोलेगी
और सच में लोकतंत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। भाजपा की सामंती सोच गैर बराबरी और दमन की रही है, इसलिए वो गरीब कमजोर के हक को मारने के लिए जातीय जनगणना की विरोधी है। जनता जातीय जनगणना को रोकने वाली भाजपा को अगले चुनाव में इस तरह बहिष्कृत करेगी कि मतगणना के दिन न तो उनके नेता दिखाई देंगे और न ही उनके प्रत्याशी। भाजपा सामाजिक हकमारी का प्रतीक है। नाथ के इस ट्वीट के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना को जरूरी मान रही है, तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर जातिगत जनगणना जरूरी है तो कांग्रेस 70 साल तक इसका ख्याल क्यों नहीं रख पाई। ये बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। आज देश में जातिगत जनगणना होनी आवश्यक है, इसलिए कि हम जाने तो कि वास्तव में स्थिति क्या है, कौन पीछे खड़ा है, कौन आगे खड़ा है, किसके पास संसाधन नहीं पहुंच रहे हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी है इस देश में। सामाजिक न्याय अगर हमें सुनिश्चित करना है इस देश में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन लोग कितने हैं, किस हालत में हैं, कितनी उनकी शिक्षा है, कितनी कैसी उनकी आर्थिक स्थिति है। तो ये जातिगत सर्वेक्षण के बाद सामने आएगा। आदरणीय कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी और आप खास तौर पर जिस तरीके से चुनाव के समय सद्भावना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, उस चोले को जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। 75 साल आजादी के हुए, जिसमें 50-55 साल आपकी सरकार केंद्र में रही, आपके पास निर्णय करने का पूरा अधिकार था, राज्यों में आपकी सरकार रही, तब आपने इस प्रकार की मंशा नहीं दिखाई। आजादी के बाद से आपका इस विषय पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता ने देखा भी है, समझा भी है और अब उसका चप्पर फाड़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट देके जवाब भी देगी। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई में जातिगत समीकरण साधने पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। ओबीसी को 27% आरक्षण पर यहां पहले से दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ओबीसी को 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना कराने का वादा कर चुके हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना पर हाई कोर्ट के फैसले ने फिर कांग्रेस को ओबीसी वोटों को साधने का मौका दे दिया है। देखना ये है कि कांग्रेस इसका कितना फायदा उठा पाती है और बिहार, यूपी के बाद मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग से बीजेपी को कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कांग्रेस जीत के जश्न में डूबी हुई है, लेकिन ये जीत कोई चुनावी नहीं पर चुनावी जीत से भी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मोदी चोर वाले बयान पर निचली अदालतों के उस फैसले पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से राहुल गांधी की सांसदी गई थी। इसके बाद अब राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी, सरकारी घर भी मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से फैसला खिलाफ ना आया तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही निचली अदालत के फैसले पर कई सवाल भी उठाए हैं। ये जश्न आप देख रहे हैं ना, ये कांग्रेस की जीत का जश्न है, लेकिन ये जीत कोई चुनावी नहीं, लेकिन चुनावी जीत से भी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मोदी चोर वाले बयान पर निचली अदालतों के उस फैसले पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से राहुल गांधी की सांसदी गई थी। इसके बाद अब राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी, सरकारी घर भी मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से फैसला खिलाफ ना आया तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही निचली अदालत के फैसले पर कई सवाल भी उठाए। मसलन ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी? फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी की सांसदी न जाती। अधिकतम सजा के चलते लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ राहुल नहीं, उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। हालांकि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल के लिए काफी राहत भरा है, क्योंकि राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होगी, वो मौजूदा सत्र में शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला खिलाफ न आया तो राहुल चुनाव भी लड़ सकेंगे। राहुल को बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर फिर से मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। वो इसे सत्य और न्याय की जीत बताने के साथ इशारों में इसे बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश बता रही है।
तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की कुंठा करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का इस मामले में कोई पक्ष ही नहीं है। सत्य ना प्रताड़ित किया जा सकता है, ना परेशान ना पराजित। आज सर्वोच्च अदालत ने ये बता दिया और पूरी प्रतिबद्धता से सच की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ते रहेंगे। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन में है उस पर एक मुखर आवाज, पहले की तरह जिस मुखरता से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अडानी के मामले में बेनकाब किया था, वो फिर मुखरता से आवाज सदन में गूंजेगी। आप उनकी सदस्यता छीन सकते हैं, उनका घर छीन सकते हैं, उनका हौसला नहीं छीन सकते। पूरे हौसले के साथ फिर वो न्याय की लड़ाई लड़ेगी। हम तो इस कांग्रेस की बुद्धि को लेकर चिंतित हैं कि सारे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी क्या प्रत्यक्ष पक्षकार है। भारतीय जनता पार्टी ना याचिका करता, ना भारतीय जनता पार्टी शिकायत करता। गुजरात में लोअर कोर्ट के बाद वहां की सेशन कोर्ट ने, फिर गुजरात की हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को मानहानि प्रकरण में स्थापित रखा और यदि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी तो ये न्यायिक संस्थाओं के बीच का विषय है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब से नियम है, किसी प्रकरण में 2 साल या अधिक की सजा सुनाई जाती है तो संबंधित सदन अगले 48 घंटे में स्वयं उसको सिर्फ उस आदेश का पालन करना है। न्यायिक आदेश हुआ 2 साल से अधिक सजा का और तत्काल आपकी मेंबरशिप खत्म। तो इस कानून का पालन हुआ, तो कानून की संस्थाओं ने कानून का पालन किया, कानून की संस्थाओं ने राहत दी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा में राहत का असर देश के साथ अब मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ पहले से लामबंद विपक्ष को एक और चुनावी मुद्दा मिल गया। वो इसे विपक्ष की आवाज दबाने के उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है। देखना ये होगा कि विपक्ष इसे कैसे भुनाता है और बीजेपी कैसे पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और सियासत के अनेक रंग नजर आ रहे हैं। एक ऐसी ही रंग भक्ति का चढ़ चुका है। भगवा ब्रिगेड कही जाने वाली बीजेपी को छोड़िए सेक्युलर कांग्रेस भी भक्ति के रंग में रंगी है। कांग्रेस के दफ्तर भगवामय हैं। यहाँ रुद्राभिषेक और सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी अपने गृह क्षेत्र में बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और सियासत के अनेक रंग नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही रंग भक्ति का चढ़ चुका है। भगवा ब्रिगेड कही जाने वाली बीजेपी को छोड़िए सेकुलर कांग्रेस भी भक्ति के रंग में रंगी हुई है। कांग्रेस के दफ्तर भगवामय हैं। यहाँ रुद्राभिषेक और सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी अपने गृह क्षेत्र में बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करा रहे हैं। सिमरिया में शनिवार से शुरू हुई दिव्य राम कथा में मुख्य यजमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बड़े बेटे और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ हैं। नकुलनाथ की पूरी टीम इस आयोजन में जुटी है। इसके साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इस पर बीजेपी तंज कस रही है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव के समय ही भगवान की याद आती है। कांग्रेसी इच्छाधारी हिंदू हैं। अगर वो वाकई सनातन का सम्मान करते हैं तो उन्होंने 4 साल तक कथा और पूजा पाठ क्यों नहीं कराया। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इन आरोपों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि बीजेपी धर्म और आध्यात्म पर अपना एकाधिकार क्यों मान रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कांग्रेस सनातन परंपराओं और राम राज्य की परिकल्पना पर भरोसा करती है और ये आयोजन इसी मकसद से किया गया है। ये कांग्रेस के जितने लोग हैं ये इच्छाधारी हिंदू हैं। ये कथा की बात, मंदिर मंदिर जाने की बात इनको सिर्फ चुनाव में ही याद आती है। चुनाव समाप्त, इनके मंदिर समाप्त हो जाते हैं। अच्छा बताइए, अभी पिछले 4 साल में इनने कथा क्यों नहीं कराई थी? अभी क्यों करा रहे हैं? अब जैसे हम कथा दतिया में करा रहे हैं, बरसों से करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम। आपको अभी याद क्यों आई? सनातन धर्म में संत आस्था की स्थापना करते हैं और जो सनातन संस्कारों का बागेश्वर महाराज के मुखारविंद से अमृतपान जनता करेगी, उससे हम अभिभूत हैं। और लाखों की संख्या में लोग, माननीय नकुलनाथ जी ने जिस प्रकार आयोजन को आकार दिया है, कमलनाथ जी का नेतृत्व है, रामराज्य की अवधारणा को मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी चरितार्थ करेंगे। सब लोग सुखी और समृद्ध रहेंगे मध्य प्रदेश में। ये कमलनाथ जी दृढ़ संकल्पित इस बात के लिए हैं। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी उसी रामराज्य की अवधारणा को चरितार्थ करें। इसी सियासी कथा से इतर चुनावी साल में धार्मिक आयोजनों के मायने तलाशें तो ये सनातन के माध्यम से चुनावी सियासत
साधने की कोशिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई विकास और जनकल्याण से कहीं अधिक भावनात्मक मुद्दों पर फोकस हो रही है। दोनों दल मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं की पूर्ति में भी कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रहे हैं। भाजपा पहले से ही अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम है, तो कांग्रेस ने हिंदुओं के बीच पैठ बनाने सॉफ्ट हिंदुत्व अपना लिया है। देखना यह है कि सनातन के जरिए सियासत को साधने की होड़ में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।